Hello everyone, welcome to my YouTube channel English Literature with Z. In this video, we are going to discuss some short terms in corpus linguistics which carry 5 marks in the paper. These short terms are types versus token, collocation, frequency lists and bundles, and register variation. So let's get started. We are going to discuss these terms in detail. First of all, we have types versus token. The term token refers to the total number of words in a text or corpus. For example, they lay back on the San Francisco grass and looked at the stars and there. So there are 14 token in total in the above example. यानी कि जो total number of words हैं, सपोज दैट दे, ले, बैक, ऑन, द, ये जो वर्ड्स हैं ना, इनको अगर हम सेपरेटली काउंट करें तो वो 14 बनते हैं. ये 14 वर्ड्स जो हैं ये हमारे पास लिंग्विस्टिक में टोकन कहलाते हैं. इसकी एक और अगर डेफिनेशन देखें, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड टोकन इन कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स. अब कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में इंडिविजुअल वर्ड्स जो हैं किसी भी सेंटेंस में, रिटन फॉर्म में या फिर स्पीच में, वो क्या कहलाएंगे हमारे पास? टोकन कहलाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैरी गोज टू इंग्लैंड नेक्स्ट वीक एंड शी इंटेंड्स गोइंग टू वाशिंगटन नेक्स्ट मंथ. अब इस एग्जाम्पल में भी हमारे पास 14 टोकन है. क्यों? क्योंकि इस एग्जाम्पल में भी 14 वर्ड्स यूज़ किए गए हैं. टोकन इज़ एन इंडिविजुअल अकरिंग ऑफ लिंग्विस्टिक यूनिट इन स्पीच और राइटिंग. स्पीच में या फिर राइटिंग में जितने भी इंडिविजुअल वर्ड्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? टोकन कहलाएंगे. माई बाइसिकल में अब इसमें कितने हैं? 2 जो हैं हमारे पास आ जाएंगे टोकन. अब अगर हम बात करें टाइप्स की, टोकन की टाइप्स की, तो जो टोकन की टाइप्स हैं वो किस तरह से जाहिर की जाती हैं? उन्हें हम कीवर्ड्स, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स, कॉन्स्टेंट्स या फिर हम आइडेंटिफायर्स या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं. अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, डेफिनेशन ऑफ टाइप्स की. टाइप्स क्या है हमारे पास? टोकन तो थे, वो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स थे. अब जो टाइप है, द टाइप रेफर्स टू द डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ टेक्स्ट और कॉर्पस. यानी कि जो डिस्टिंक्ट होंगे, जो वाजे होंगे वर्ड्स, वो क्या कहलाएंगे? टाइप्स कहलाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अ गुड वाइन इज़ अ वाइन दैट यू लाइक. अब इस एग्जाम्पल में 7 टाइप्स हैं. क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड ए और वाइन है ये रिपीट हुआ है. इसे हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ एक ही बार हम इसे काउंट करेंगे. ठीक. उसके बाद है हमारे पास, अगर हम इसकी एक और एग्जांपल देखें, दे ले बैक ऑन द सैन फ्रांसिस्को ग्रास एंड लुक्ड एट द स्टार्स एंड देयर. अब इसमें ये जो वर्ड दे है, दे और द, ये रिपीट हुआ है बार बार, तो हम इसको बार बार काउंट नहीं करेंगे, इनको एक्सक्लूड कर देंगे. अब टोटल इनको हटा के कितने वर्ड्स बचेंगे? वो हमारे पास बचते हैं 11. तो इस लिहाज से हमारे पास कितने टाइप्स हो जाएंगी? 11 टाइप्स हो जाएंगी. ठीक. अगर हम इनका इसको एक और अगर इसकी डेफिनेशन देखें टाइप्स की, तो टाइप is a different from the number of actual occurrences. It is distinct list of words in speech and writing. यानी कि राइटिंग और स्पीच में जो डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट होंगे उन्हें हम सिर्फ एक ही बार काउंट करेंगे. जो डिस्टिंक्ट होंगे वो क्या कहलाएंगे? टाइप्स कहलाएंगे. अगर हम डिफरेंस की बात करें टाइप्स और टोकन का, तो जो डिस्टिंक्शन है टाइप्स और टोकन की वो किस बुनियाद पर है? यानी कि जो टोकन है वो ऑन्टोलॉजिकल हैं और जो टाइप्स हैं वो क्या हैं? कंक्रीट सेंटेंसेस हैं हमारे पास. ठीक हो गया. उसके अलावा इसका एक और डिफरेंस जो हमें नज़र आता है वो ये है कि टाइप्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हैं जबकि टोकन जो है वो इंडिविजुअल अकरेंसेस है. इसकी अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो जो लिंग्विस्ट्स हैं, लिंग्विस्ट जो हैं वो क्लेम करते हैं कि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं टाइप्स के अंदर, ना कि टोकन के अंदर. वो भी किसको देखते हैं? डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ वर्ड्स को देखते हैं. उनके लिए भी डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिहाजा वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. इनकी ये जो स्टेटमेंट है, they talk as though there are type, that is they often quantify over types in their theories and refer to them by means of singular terms. ये बात जाहिर कर रही है कि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड किस में हैं? वो टाइप्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं बनिस्बत टोकन के. ठीक. ये तो हो गई इसकी इम्पोर्टेंस किसकी? टाइप्स और टोकन की. अब जो दूसरे लिंग्विस्ट हैं वो कहते हैं कि ये जो थियरी होती है उसकी एग्जिस्टेंस या फिर उसकी जो भी इम्पोर्टेंस होती है वो भी इसी वजह से होती है कि जितना उस थियोरी को या फिर उस स्टेटमेंट को, उनके जो भी हाइपोथेसिस होते हैं उनकी जस्टिफिकेशन भी वो इस बुनियाद पर देते हैं कि जितना उसको सराहा जाता है, जो भी मतलब जितने ज़्यादा उसके हक में वोट होंगे तो वो उस चीज़ को क्या कर देते हैं? स्ट्रॉन्ग बना देते हैं. बिल्कुल इसी तरह से टाइप्स को भी इसी वजह से ही इम्पोर्टेंस मिली है कि ये जो स्टेटमेंट है थियोरी की वो ट्रू भी इसी बुनियाद पर होती है क्योंकि उसमें डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं. उसके बाद है जी लिंग्विस्ट जो हैं, लिंग्विस्टिक्स जो है, लिंग्विस्टिक भरी पड़ी है ऐसी एग्जांपल्स से जिसमें हम देखते हैं कि
ऐसी एग्जांपल से बड़ी बड़ी एक आम इंसान जो है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल की जो वोकेबलरी होती है, यानी कि उसके पास जितने भी मतलब टाइप्स टोकन्स हो सकते हैं वो 15,000 है। लेकिन जो शेक्सपियर था उसकी जो डिक्शनरी थी, यानी कि उसके पास जो वोकेबलरी थी, वर्ड्स का जो उसके पास कलेक्शन था, वो उसकी 30,000 थी। यानी कि एक आम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से डबल थी उसके पास वोकेबलरी की कलेक्शन। ये तो अब ये चीज़ें जो हैं ये किस चीज़ को जाहिर कर रही हैं? डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ वर्ड्स को, यानी कि टाइप्स को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। अब अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो ये जो टाइप्स और टोकन है बिल्कुल दूसरे वर्ड्स की तरह, जैसे कि वर्ड्स होते हैं नॉर्मल, अब फोनेटिक्स हो गया, लेक्सिकोग्राफी हो गई। लेक्सिकोग्राफी में क्या आ जाती है, कुछ टर्म्स आ जाती हैं जिनमें हम जो कि किस चीज़ को रेफ़र करती हैं, नाउन्स को, वर्ब्स को, वर्ड्स को, स्टेम्स, डेफिनेशंस, फॉर्म्स और प्रोनाउंसिएशन को रेफ़र कर रही होती है लेक्सिकोग्राफी। उसके बाद जी ये जो फोनेटिक्स है जिसमें हम साउंड्स की बात करते हैं और फोनीम्स की, एलोफोन्स की और अल्टरनेशंस, अट्रेंसेस, ये टोन जो है या फिर ये ग्रुप्स जो है इनकी बात की जाती है। अब ये जो लेक्सिकोग्राफी है या फिर फोनेटिक्स है या फिर मॉर्फोलॉजी है जिसमें हम सेंटेंस और सिमेंटिक्स, सिंटैक्स इन सब को देखते हैं। तो बिल्कुल एक आम दूसरे सेंटेंसेस की तरह, जिसमें जब एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर होता है जिसमें वर्ड्स के दूसरे लेटर्स होते हैं, वोवल्स होते हैं, टोकन भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। यानी कि हम जो नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, वो उनको भी हम सेपरेटली काउंट करते हैं। यानी कि हम लेक्सिकोग्राफी के अंदर जो भी जितने भी उसके स्टेम्स होंगे, डेफिनेशंस होंगी, नाउन्स होंगे, वर्ब्स होंगे, वर्ड्स होंगे, ये सारे के सारे लेक्सिकोग्राफी के टाइप्स या फिर टोकन कहलाएंगे। डिस्टिंक्ट देखेंगे तो उसकी टाइप्स कहलाएंगी। अगर हम उन्हें टोटल काउंट करेंगे सेंटेंस के अंदर तो वो उसका टोकन होगा। ठीक, अब अगर हम बात करें फोनेटिक्स की तो उसमें जो भी जितने भी उसके फोनीम्स होंगे, एलोफोन्स होंगे, अल्टरनेशंस होंगी, अट्रेंसेस होंगी, फिट होंगे, टोन होंगे या जो भी ग्रुप्स होंगे, तो वो उस फोनेटिक्स के यानी कि उस सेंटेंस के अंदर वो ये जो सारे के सारे हम पैरामीटर्स देख रहे हैं, सेंटेंस के वर्ड्स के स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? ये भी उसके टाइप्स और टोकन कहलाएंगे। अब यानी कि टाइप्स और टोकन का यूज़ हम किस वजह से करते हैं? इसका इतलाक जो है हम उन नंबर्स को, यानी कि इस सेंटेंस के अंदर कितने नाउन्स हैं, इसमें इस पैराग्राफ के अंदर कितने वर्ब्स हैं, कितने एडजेक्टिव्स हैं, तो इन सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को नंबर्स में किस तरह से बता सकते हैं? टाइप्स और टोकन की मदद से ही हम बता सकते हैं। ये तो हो गई इनकी एप्लीकेशन। मॉर्फोलॉजी को भी हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, अब जी एक हमारे पास आ जाता है इसका कंक्लूजन। फाइनल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ये जो टाइप्स और टोकन है ये बिल्कुल वैसे ही है जब हम किसी चीज़ का इम्तिहान ले रहे होते हैं, यानी कि हम किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे होते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने बात की है कि टाइप्स और टोकन को हम कब अप्लाई करते हैं, हम इनका इस्तेमाल तब करते हैं जब हम लोगों ने सेंटेंस के अंदर, पैराग्राफ के अंदर हम लोगों ने देखना होता है कि इसकी लेक्सिकोग्राफी के मतलब कि कितने हमारे पास पार्ट्स आए हैं, इसके फोनेटिक्स में कितने पार्ट्स आए हैं, इसकी मॉर्फोलॉजी में क्या है, यानी कि हम नंबर ऑफ वर्ड्स बताते हैं, नंबर ऑफ लेटर्स बताते हैं जब, तो उस लिहाज से इसका यूज़ जो है ये बहुत ज़्यादा है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, हम यहाँ इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं? किसी भी चीज़ को जज करने के लिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लैंग और पैरोल होते हैं। ठीक, यानी कि हम यहाँ पे हम कॉम्पिटेंस देखते हैं प्रेफरेंस के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं? इनकी कॉम्पिटेंस देखते हैं। ये तो हो गया हमारे पास टाइप्स और टोकन का, यानी कि 5 मार्क्स का ये सफिशिएंट मटेरियल है जितना हम इस पे के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक और शॉर्ट टर्म है 5 मार्क्स की, जो अक्सर हमारे पेपर में आ जाती है कि वो कहते हैं हमें कि कोलोकेशन के बारे में बताएं। कोलोकेशन क्या होती है? अब इस कोलोकेशन में हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे कि कोलोकेशन है क्या, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, सेकेंडली हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके डेफिनेशन, एटमोलॉजी, इंपॉर्टेंस और यूज़ पे आ जाएंगे। यानी कि 5 मार्क्स का हमारा अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के बारे में अगर बात करें तो ये जो कंसेप्ट है कोलोकेशन का, सर्टेनली ये एक ऐसा यानी कि कंट्रोवर्शियल है जिसमें लिंग्विस्ट्स जो हैं उनकी कंट्रोवर्सी है कि ये जो टर्म है कोलोकेशन, ये बेस्ड है, कंपेलिंग बेस्ड है, यानी कि वाइडली ये जो हमारे पास सर्टन वर्ड्स आ जाते हैं, टेंडेंसी टू को अकर विद ईच अदर, यानी कि जो वर्ड्स की टेंडेंसी है कि वो एक साथ हमेशा क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ, जब एक वर्ड का हमारे जहन में हम जिक्र करते हैं तो फ़ौरन से दूसरा जो उसके साथ अक्सर हम वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं और सुनते आ रहे होते हैं वो हमारे जहन में आ जाता है। तो ये जो सिचुएशन है ये क्या कहलाती है हमारे पास? ये कहलाती है कोलोकेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ कोलोकेशन इज मोस्ट कंट्रोवर्शियल इन लिंग्विस्टिक्स इवन दो बेस्ड ऑन कंपेलिंग। अब ये तो हो गया इसका थोड़ा सा तारुफ। अगर हम इसकी डेफिनेशन और यानी कि लीगल डेफिनेशन और एग्जांपल्स की बात करें तो कोलोकेशन जो है ये सीरीज ऑफ वर्ड्स और टर्म्स दैट को अकर मोर ऑफन देन वुड बी एक्सपेक्टेड बाय चांस। अच्छा, अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स दैट एग्जिबिट अ टेंडेंसी टू अकर नियर ईच अदर इन नेचुरल लैंग्वेज। अब नेचुरल लैंग्वेज के अंदर
दो वर्ड्स का एक साथ यानी कि अकर होना वो क्या कहलाता है, वो कोलोकेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर जब हम एक वर्ड देखते हैं स्ट्रॉन्ग, तो हमारे जहन में फ़ौरन से ख्याल आ जाता है स्ट्रॉन्ग टी का। ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ये हमेशा एक साथ यूज़ होते हैं। उसके बाद हम और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो जिन्हें हम एक साथ रीड करते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल काउ, मिल्क, डे एंड नाइट, रिंग एंड बेल, किक एंड बकेट। बिल्कुल ऐसे ही चिट चैट, ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं हमारे पास जो हम रेड रोज़ या फिर बुश रादर दैन, और उसके बाद है जी ब्रश, टीथ। ये सारे वर्ड जो हैं ये हमेशा एक साथ ही आते हैं हमारे पास। ये वर्ड पेयर जो है ये क्या कहलाते हैं, कोलोकेशन कहलाते हैं। अब जो कोलोकेशन का कॉन्सेप्ट था ये इंट्रोड्यूस कराया था J.R. फिफ्थ ने, जिसने कहा था कि एक वर्ड जो है, यू शैल नो अ वर्ड बाय द कंपनी इट कीप्स, यानी कि हम वर्ड को पहचान सकते हैं उसकी कंपनी से, उसकी को अक्रेंस से, दूसरे वर्ड्स के साथ। ये तो हो गई इसकी एटोमोलॉजी। अब अगर हम देखें इसकी इम्पॉर्टेंस को, तो कोलोकेशन जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम कोलोकेशन को कोलोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डिक्शनरी राइटिंग। ये किस लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिक्शनरी राइटिंग के लिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए, लैंग्वेज टीचिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम कोलोकेशन का यूज़ देखेंगे। द टर्म कोलोकेशन इज़ यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन इट्स एम्पेरिकल फिर्थियन सेंस, यानी कि J.R. फिफ्थ के सेंस में अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि ओकेजनली स्पीक, हम ओकेजनली बात करते हैं किसके बारे में, एम्पेरिकल कोलोकेशन के बारे में। तो हम इसे कब यूज़ करते हैं, एम्पेरिकल कोलोकेशन में यूज़ करते हैं। सेकेंडली हम जब बात कर रहे होते हैं लेक्सिकल वर्ड की या फिर लेक्सिकल वर्ड के कॉम्बिनेशंस की थ्योरेटिकल फॉर्म में, तब हम बात करते हैं मल्टी वर्ड एक्सप्रेशन को, यानी कि मल्टी वर्ड जो एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं उसमें कौन सा यूज़ आ रहा होता है, कोलोकेशन का यूज़ आ रहा होता है। ठीक, यानी कि वर्ड पेयर हम वहाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना। अच्छा, थर्डली जो इसका यूज़ है वो है हमारे पास कंपोजिशनल एंड कॉम्बिनेशंस। ये क्या है, यानी जो कम्प्लीटली हमारे पास ओपैक एडियम्स होते हैं ना, सिमेंटिकली हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, कंपोजिशनल वर्ड कॉम्बिनेशंस हैं, जो कि एक सब्जेक्ट में हमेशा हमारे पास एक साथ ही इस्तेमाल होते हैं। सपोज दैट ब्रश टीथ, हम ये जो वर्ड है ब्रश टीथ यूज़ करते हैं, ना कि स्क्रब योर टीथ, ये वर्ड यूज़ करते हैं। ये जो टेंडेंसी है ये क्या कहलाती है, रेड और रोज़ की, ये क्या है, हमारे पास कोलोकेशंस हैं। ये तो हो गया इसका यूज़। अब अगर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करें तो हमारे पास जनरल लैंग्वेज में वर्ड पेयर जो है उसको हम डिनोट करते हैं वर्ड 1 और वर्ड 2 के साथ, यानी कि W1 और W2 के साथ। जिस तरह हम लोगों ने देखी है किक, बकेट, तो किक जो है वो पहला वर्ड होगा और बकेट जो है वो W2 यानी कि दूसरा वर्ड होगा। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से ये जो टर्म है ये जो द टर्म इज़ मेंट इन द वाइडेस्ट पॉसिबल सेंस हेयर एंड मे रेफर टू द सरफेस फॉर्म्स। बिल्कुल इसी तरह से जब हम बात कर रहे होते हैं कि एक वर्ड की, जब हम एक वर्ड W1 लिखते हैं यानी कि फर्स्ट वर्ड लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली सेकंड वर्ड जो है वो फ़ौरन से हमारे जहन में आ जाता है। ठीक, और हम इसको साथ में प्रोनाउंस कर देते हैं। अच्छा, ये एक अंडरस्टूड कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का, जो कि ऑर्थोग्राफिक, जिसमें वर्ड्स आ जाते हैं। अब ऑर्थोग्राफिक वर्ड्स क्या होते हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो स्टैंडर्ड स्पेलिंग रखते हैं, जिनको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ये तो कोलोकेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया क्लियर, जिसमें हम लोगों ने इसकी एटमोलॉजी देखी, इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशंस देखी, यूज़ देखा और इंपॉर्टेंस देखी, एक्सप्लेनेशन देखी। अब है हमारे पास फ्रीक्वेंसी लिस्ट एंड बंडल्स। फ्रीक्वेंसी लिस्ट, द वर्ड फ्रीक्वेंसी लिस्ट, ये अपने नाम में ही अपनी डेफिनेशन को जाहिर कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ अकरिंग को, नंबर ऑफ अकरेंस को, किसी भी वर्ड का किसी एक स्टेटमेंट के अंदर, किसी एक पैराग्राफ के अंदर, किसी एक चैप्टर के अंदर, किसी एक बुक के अंदर जितनी बार भी वो यूज़ किया गया है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, उसके नंबर जो है, यूजुअली ये जो नंबर हैं कॉर्पस के अंदर, ये किस वजह से पॉसिबल होते हैं, कंप्यूटर्स की मदद से हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं कि एक वर्ड जो है हम लोगों ने यहाँ पे लिंग्विस्टिक्स एक बुक के अंदर कितनी बार यूज़ किया है, तो ये उस वर्ड लिंग्विस्टिक की जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो जो एक्चुअल नंबर आएंगे हमारे पास, वो क्या कहलाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी लिस्ट कहलाएगी। अगर हम इसकी लीगल डेफिनेशन के बारे में बात करें तो फ्रीक्वेंसी लिस्ट जो होते हैं ये वर्ड लिस्ट है कॉर्पस के अंदर, जो कि हमें प्रोवाइड करती है रैशनल बेसिस फॉर मेकिंग श्योर दैट लर्नर्स गेट द बेस्ट रिटर्न फॉर देयर वोकेबलरी लर्निंग एफर्ट। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। द फ्रीक्वेंसी ऑर्डर्ड वर्ड लिस्ट ऑफ अ कॉर्पस शोज द वर्ड टाइप्स दैट द कॉर्पस कंटेन रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ ईच वर्ड टाइप, यानी कि किसी एक वर्ड टाइप का किसी भी स्टेटमेंट के अंदर जितनी बार वो रिपीट हुई है उसकी जो अकरेंस है वो नंबर क्या कहलाता है, उसका फ्रीक्वेंसी लिस्ट कहलाती है। लेक्सिकल बंडल्स और बंडल्स ऑफ वर्ड्स,
यानी कि फ्रीक्वेंसी लिस्ट एंड बंडल्स की हम लोगों ने बात करनी थी ना, तो फ्रीक्वेंसी लिस्ट तो हो गई। अब लेक्सिकल बंडल्स क्या होते हैं? लेक्सिकल बंडल का मतलब है बंडल ऑफ वर्ड्स। ठीक, ये जो इसकी अगर एटमोलॉजी सबसे पहले देख लें तो वर्ड लेक्सिकल जो है ये डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड लेक्सिस से, जिसका मतलब होता है वर्ड्स। यानी कि लेक्सिस का क्या मतलब है? लेक्सिकल का मतलब वर्ड, और बंडल का तो हमें पता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक, वेयर ग्रीक वर्ड लेक्सिकस मीन्स ऑफ वर्ड्स, इन इंग्लिश इट इज लेक्सिकल दैट मीन्स ऑफ वर्ड्स, देयरफॉर लेक्सिकल बंडल्स मीन्स बंडल्स ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये तो हो गए लेक्सिकल बंडल्स। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में बात की जाए तो लेक्सिकल बंडल्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट अकर रिपीटेडली टुगेदर विद इन द सेम रजिस्टर। एक ही रजिस्टर के अंदर, एक ही सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स होते हैं उनका एक साथ इस्तेमाल होना रिपीटेडली क्या कहलाता है? लेक्सिकल बंडल्स। लेक्सिकल बंडल्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज एनग्राम्स, क्लस्टर्स, चंक्स आर एक्सटेंडेड collocations which appear more frequently than expected by chance, helping to shape and contributing to our sense of coherence in a text। ये तो हो गई इसकी हमारे पास दोनों का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने क्या बात की है? सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑर्डर्ड वर्ड लिस्ट है उसमें जो ये सारा कुछ किस वजह से पॉसिबल है। अगर हम फ्रीक्वेंसी लिस्ट की बात करें या फिर लेक्सिकल बंडल्स की बात करें तो बिना कंप्यूटर के हम लोगों को ये बहुत ही मुश्किल होगा ये बताना कि एक वर्ड जो है वो कितने दफ़ा हमारे पास एक टेक्स्ट के अंदर रिपीट हुआ है। ठीक, उसके बाद अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो जो ये हैं लेक्सिकल बंडल्स जो हैं, जो डिफरेंट लिंग्विस्ट जो हैं वो कहते हैं कि जो लेक्सिकल बंडल्स हैं वो कॉलोकेशंस, यानी कि हम लोग कॉलोकेशन भी तो यही है कि वर्ड्स का एक दूसरे रिपीटेडली एक दूसरे के साथ यूज़ होना, लेकिन ये जो लेक्सिकल बंडल्स हैं ये ईडियम्स और कॉलोकेशन दोनों से ही मतलब कि मुख्तलिफ हैं। ये क्या हैं? दोनों से ही डिस्टिंक्ट हैं, वाज़े अलग हैं। यानी कि लिंग्विस्ट्स के मुताबिक ये जो डिस्टिंक्शन है ईडियम्स की, तो ईडियम यानी कि लेक्सिकल बंडल्स की, वो ये इस तरह से है कि ईडियम्स जो होते हैं वो इडियोमैटिक होते हैं और इनवेरिएबल टाइप ऑफ मल्टीवर्ड आइटम्स होते हैं, जबकि जो कॉलोकेशन है वो कॉलोकेशन जो है वो स्टैटिस्टिकल ओकेजन होती है दो वर्ड्स की, जिनको हम जो कि इडियोमैटिक नहीं होते। लेकिन जो लेक्सिकल बंडल हैं वो मोस्ट फ्रिक्वेंट होते हैं और वो एक दूसरे के साथ सीक्वेंस वाइज यूज़ होते हैं। ठीक, विच कैन बी रिगार्डेड एज रिकरिंग लेक्सिकल सीक्वेंसेस विच कैन बी एक्सटेंडेड कॉलोकेशंस। यानी कि वो कॉलोकेशंस नहीं होते लेकिन क्या होती हैं? एक्सटेंडेड कॉलोकेशंस होती हैं लेक्सिकल जो बंडल्स हैं हमारे पास। ये जो वर्ड की एक स्टैटिस्टिकल टेंडेंसी है तो ये क्या कहलाती है? ये लेक्सिकल बंडल कहलाती है। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ दी, यानी कि ये जो वर्ड दी है ये अब हम रिपीटेडली यूज़ तो करते हैं। अब ये जो वर्ड है लेक्सिकल बंडल दी, ये यूज़ तो होता है बार बार, लेकिन ये बिल्कुल यानी कि हट के है कॉलोकेशन से। ये बात अब क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें लेक्सिकल बंडल्स की, तो लेक्सिकल बंडल्स आर यूज्ड फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द ओवर्ट कंसिडरेशंस ऑफ द रजिस्टर, सर्व एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ टिपिकल डिस्कोर्स, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स फॉर डिटर्मिनिंग द सक्सेस ऑफ लैंग्वेज यूजर्स विद इन स्पेसिफिक डिस्कोर्स कम्युनिटीज, क्रूशली इंपॉर्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्कोर्स इन ऑल यूनिवर्सिटी रजिस्टर। ये तो हो गई इसकी इम्पॉर्टेंस। अब हम बात करेंगे आगे इसकी क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ लेक्सिकल बंडल्स। अब लेक्सिकल बंडल्स को क्लासिफाई करते हैं हम स्ट्रक्चरल पैटर्न के बेस के ऊपर और फंक्शनल डिस्कोर्स कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। ठीक, इस बेस पे हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। अब हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन देखेंगे। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं स्टैंस एक्सप्रेशन, डिस्कोर्स ऑर्गेनाइजर्स, और हैं रेफरेंशियल एक्सप्रेशन, स्पेशल कन्वर्सेशनल फंक्शन। अब ये जो लेक्सिकल बंडल का ये जो कॉन्सेप्ट है ये अब क्लियर हो चुका होगा। ये पहले इतना कॉमन नहीं था, आजकल की स्टडीज़ में ये बिल्कुल बात क्लियर हो गई है कि ये जो मल्टीवर्ड आइटम है डिस्कोर्स के अंदर उनका फेवरल यूज़ इसी वजह से लेक्सिकल बंडल की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। ये तो हो गया हमारा टॉपिक फ्रीक्वेंसी लिस्ट एंड लेक्सिकल बंडल कंप्लीट। अब है हमारे पास रजिस्टर वेरिएशन। ये जो अब हम अगर देखें कि रजिस्टर्स क्या हैं, रजिस्टर आर लैंग्वेज वैराइटीज़ एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पर्पसेस। यानी कि सिचुएशनल यूज़ ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का ये जो सिचुएशनल यूज़ है ये क्या कहलाता है? रजिस्टर कहलाता है।
In many cases, registers are named varieties within a culture such as novels. अब ये एग्जांपल्स हैं इसकी कि बहुत सारी यानी कि कल्चर्स में हम रजिस्टर वेरिएशन को या फिर रजिस्टर्स को कौन कौन से नाम देते हैं, नॉवेल्स का नाम देते हैं, मेमोज, बुक रिव्यूज़ एंड लेक्चर्स। लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन है ये registers can be defined at any level of generality and more specialized registers may not have widely used names। अब यानी कि situational use of a language जो है वो क्या कहलाएगा उसकी ये register variation होगा। अब अगर हम इसकी register variation के बारे में बात करें तो register variation जो है it includes the ability to vary one's language style based on the social context और communication partner। अब ये register variation ही है। अब यानी कि लैंग्वेज का हम ये लैंग्वेज का यूज़ ही है जो क्या कहलाता है, लैंग्वेज का स्टाइल भी चेंज करता है, उसको अपग्रेड भी कर सकता है, उसे मतलब कि लोअर भी कर सकता है, उसे नीचा भी दिखा सकता है। ठीक, उसके बाद है हमारे पास द टर्म रजिस्टर डिफाइंस द सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। Registers are thus primarily differentiated in non-linguistic terms, although linguistic variability can be observed when comparing different registers with each other। अब ये जो different linguists थे उन्होंने ये किस तरह से इस टर्म को डिफाइन किया है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे उसकी डेफिनेशंस देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास registers are thus primarily differentiated in non-linguistic terms, although linguistic variability can be observed when comparing different registers with each other। अच्छा, यहाँ पे हम ये किस बारे में बात की गई है, कंपैरेटिव रजिस्टर की बात की गई है जिसे हम आगे तफसील से डिस्कस करने वाले हैं कंपैरेटिव रजिस्टर की, कि ये जो सिचुएशनल यूज़ है लैंग्वेज का, जब हम इसे कंपैरेटिवली डिस्कस करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो मज़ीद बढ़ जाती है, जिसमें हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं कुछ रजिस्टर वेरिएशन की, जिसमें आ जाते हैं स्पोर्ट्स अनाउंसर टॉक, नोट टेकिंग, पर्सनल एड्स, क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग एंड कोचिंग। कंपैरेटिव रजिस्टर क्या है, लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन। ये जो कंपैरेटिव रजिस्टर है, ये कंपैरेटिव रजिस्टर पर्सपेक्टिव इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर टू मेजर एरिनाज ऑफ रिसर्च। अब वो कौन कौन से एरिनाज हैं जिसमें आ जाती है हमारे पास लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ लेक्सिकल एंड ग्रामेटिकल फीचर्स। जो दूसरा एरिना है कंपैरेटिव रजिस्टर का, वो हम कब यूज़ करते हैं, वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द रजिस्टर देमसेल्व्स, यानी कि रजिस्टर को खुद को जब डिस्क्राइब करना पड़ जाता है तब हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव रजिस्टर यूज़ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडिशनल लेक्सिकल एंड ग्रामेटिकल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम लोग लैंग्वेज को एक तो ट्रेडिशनल स्टाइल में लिखते हैं, दूसरा ग्रामेटिकल। ठीक, ये दोनों फॉर्म्स आ जाती हैं। अच्छा, अब रिसेंट ईयर्स में जो स्टडीज़ है रजिस्टर वेरिएशन की, उनसे ये पता चला है कि ये जो क्रॉस लिंग्विस्टिक कंपैरिजन है रजिस्टर का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो किस वजह से, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशंस में यूज़ किया जाता है। ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होती है। क्यों? क्योंकि सिमिलर लिंग्विस्टिक फीचर को हम डिफरेंट फंक्शंस के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, ये तो इनके डिफरेंट जो फंक्शनल पर्सपेक्टिव होते हैं ना, उस वजह से जब हम एक ट्रेडिशनल लैंग्वेज को और ग्रामेटिकल लैंग्वेज स्ट्रक्चर को हम कंपेयर करेंगे तो उनके फंक्शंस की बेस के ऊपर ही इनके दरमियान क्या आ जाएगी, डिस्टिंक्शन आ जाएगी। ये तो हमारे पास आ गया कंपैरेटिव रजिस्टर। अब है हमारे पास लेक्सिकल डिस्क्रिप्शन, रजिस्टर वेरिएशन की लेक्सिकल डिस्क्रिप्शन, रजिस्टर वेरिएशन इन लेक्सिकल डिस्क्रिप्शन। इट इज़ ईजी टू डेमोन्स्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्टर वेरिएशन फॉर लेक्सिकल एनालिसिस बाय कंट्रास्टिंग द यूज ऑफ नियर सिनोनिमस वर्ड्स। अब यहाँ पे लेक्सिकल डिस्क्रिप्शन में रजिस्टर वेरिएशन की ये बात वाज़ेह की जाती है कि हम क्या करते हैं, हम लेक्सिकल एनालिसिस करते हैं, हम वर्ड्स का एनालिसिस करते हैं उनके सिनोनिम्स के बेस के ऊपर। यहाँ पे अगर हम मिसाल लें डाउन टोनर्स की तो एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी इस लेक्सिकल डिस्क्रिप्शन की। वो किस तरह से, डाउन टोनर्स क्या होते हैं सबसे पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाउन टोनर्स जो हैं ये एडवर्ब्स हैं जो कि किसी भी लैंग्वेज का या फिर किसी भी वर्ड का ये जो स्केल है वो डाउन कर सकते हैं, डाउन कर देते हैं। हम लोग ने देखा है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो जब हम उसे सेंटेंस में लैंग्वेज में यूज़ करते हैं तो वो उस स्टेटमेंट का जो स्टैंडर्ड है वो हाई कर देते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जब हम उन्हें अपने लैंग्वेज में यूज़ करते हैं रिटन में या फिर स्पीच फॉर्म में, तो वो क्या होता है, उस लैंग्वेज उस हमारे स्टेटमेंट का जो स्केल होता है वो डाउन कर देते हैं। डाउन टोनर्स भी बिल्कुल यही काम करते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कॉन्वर्सेशन में किसी डाउन टोनर को यूज़ करें, फॉर एग्जांपल इट डिड लुक प्रेटी बैड, यानी कि अब ये तो इसके एग्जांपल है कॉन्वर्सेशन में कि जब ये जो प्रिटी का वर्ड है, प्रिटी, ये तो वैसे तो यहाँ पे इसका मीनिंग ओरिजिनली देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि बहुत खूबसूरत, लेकिन यहाँ पे प्रिटी बैड ये क्या दे रहा है मीनिंग, उस बैड को बहुत ही बुरा बना रहा है, उसका स्केल मजीद लो कर रहा है। न्यूज़ रिपोर्टेज में किस तरह डाउन टोनर यूज़ किए जाते हैं, द मदर केम अवे समवट बिविल्डर्ड।
अब हम एकेडमिक प्रोज में देखें, डिफरेंट लेबोरेटरीज हैव अडॉप्टेड स्लाइटली डिफरेंट फॉर्मुलेशंस। ये तो हो गया इसका एकेडमिक प्रोज। अब आपको पता चल गया होगा कि लेक्सिकल डिस्क्रिप्शन जो है रजिस्टर वेरिएशन की वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, हम वर्ड्स को उनके मीनिंग्स के, उनके सिनोनिम्स की बेस के ऊपर एक दूसरे के साथ एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं, और फिर हम किसका यूज़ करते हैं, डाउन टोनर्स का यूज़ करते हैं। अब एक तो कंपैरेटिव रजिस्टर हो गया, लेक्सिकल रजिस्टर वेरिएशन इन लेक्सिकल डिस्क्रिप्शन हो गई। अब है हमारे पास रजिस्टर वेरिएशन इन ग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शन। पहले लेक्सिकल डिस्क्रिप्शन थी, अब है हमारे पास ग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शन। बिल्कुल लेक्सिकल एनालिसिस की तरह ये जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्होंने ग्रामेटिकल फीचर्स को भी उन्होंने स्टडी किया है, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि ये जो ग्रामेटिकल फीचर्स हैं वो किसी भी पैटर्न के अंदर क्या करते हैं, एक्चुअल पैटर्न को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होते हैं। रजिस्टर वेरिएशन किसी भी लैंग्वेज के अंदर एक्चुअल पैटर्न्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होती है। मोस्ट ग्रामेटिकल फीचर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरी डिफरेंट वेज। For example, among the various types of dependent clauses in English, relative clauses are many times more common in academic writing than in conversation। यानी कि जो relative clauses होते हैं वो हम क्या करते हैं, उसे हम राइटिंग में ज़्यादा यूज़ करते हैं बनिस्बत अपनी कॉन्वर्सेशन के। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्वर्सेशन है हमारी वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है, उसमें हम कॉमन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, ना कि हम लोग ये देखने बैठ जाते हैं कि यहाँ पे इस क्लॉज का हम लोगों ने ठीक यूज़ किया है या नहीं किया। हम इसको एकेडमिक राइटिंग में तो यूज़ करते हैं। ग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शन जो होती है ये राइटिंग में यूज़ होती है, स्पीच और कॉन्वर्सेशन में यूज़ नहीं होती। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है आपको ये जो शॉर्ट टर्म्स हैं जो कि 5-5 नंबरों के पेपर के अंदर आ जाती हैं, ये सफिशेंट मटेरियल है। अगर आप पेपर में इतना लिखते हैं ये नोट करके तो ये एक सफिशेंट मटेरियल है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो उसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।